ही हमारा यहाँ पे भी इम्यून सिस्टम होता है। तो इम्यून सिस्टम के अंदर, ये अननोन नेम से कौन रिमूव हुआ है क्लास से? आई गेस रिकॉर्डिंग की वजह से होगा, फिर से ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि अब तक देखो हमने सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बारे में पढ़ा है कि भाई हमारे पास प्लाज्मा सेल्स होती है, मेमोरी सेल्स होती है, एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीजेंस होता है। अब तक सिर्फ ये पढ़ा। उनको प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स के बारे में हमने नहीं देखा कि ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जो उन सेल्स को प्रोड्यूस करते होंगे। तो इम्यून, हाँ, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। इम्यून सिस्टम के अंदर हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें, हमारा जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो आपकी 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड एंटीबॉडीज। क्योंकि एंटीबॉडीज तो हमारी बॉडी बनाती है ना, एंटीजेंस तो बाहर से एंटर करता है बॉडी के अंदर। अभी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, क्या होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स? व्हाट आर दीज लिम्फॉइड ऑर्गन्स? बोन मैरो, थाइमस। अगर इनकी प्रॉपर एक डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन की? लिम्फॉइड ऑर्गन आर दोज ऑर्गन्स, या फिर लिम्फॉइड ऑर्गन एक ऐसी साइट है जहां पे हमारा लिम्फोसाइट्स बनेंगे, मेच्योर होंगे और अपनी फंक्शन दिखाएंगे, जो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेंगे। सो दीज ऑर्गन्स आर द साइट्स मैम दीपक का ज्वाइन नहीं हो रहा। दीपक का रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है कोई ज्वाइनिंग की। और वैसे भी देखो बच्चे कम आए हैं, 27-28 अराउंड होते थे। इसका नेटवर्क इशू है, देखो, कुड नॉट कनेक्ट यू टू द वीडियो कॉल। अंशिका का भी नहीं हो रहा है। अंशिका का हो गया ज्वाइन? यस मैम। हाँ, तो उसका नेटवर्क इशू है। मैम कोई बोल रहे बेटा रिमूव नहीं हुआ था, और रिकॉर्डिंग में ना आपकी उसमें कुछ इशू आ रहा था, इसलिए आपका रिमूव हो गया था जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया। रिमूव नहीं किया था आपको किसी ने। तो लिम्फॉइड ऑर्गन, दीज आर द ऑर्गन्स या फिर साइट्स वेयर, एक बार दीपक को बोलो फिर से ट्राई कर ले, लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट, मैच्योर होंगी एंड प्रोलिफेरेट करेंगी। इनको हम बोलेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे पास 2 टाइप के हो सकता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर जितनी भी हमारे एंटीबॉडीज बनाने वाली सेल्स होती है, एंटीबॉडीज बनाने वाली सेल्स कौन कौन सी होंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मास्ट। हाँ, उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मास्ट सेल्स को भी कौन बनवाएंगे? मेमोरी लिम्फोसाइट्स। तो हमारा क्या होता है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, सारा फंक्शन उसी का होता है, बिकॉज बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनवाता है, टी लिम्फोसाइट इनकी हेल्प करता है, और साथ ही साथ वो टी किलर सेल्स प्रोड्यूस करता है। यस तो हमें वो लिम्फोसाइट बनवाना है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे काम ये है कि भाई हमारी जो लिम्फोसाइट है बनेंगे तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर, और फंक्शनिंग दिखाएंगे जाके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर। बनेंगे कहाँ? प्राइमरी में। फंक्शनिंग दिखाएंगे सेकेंडरी के अंदर। तो लिखो, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या क्या होता है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपका फॉर्मेशन होगा, ड्यूरेशन होगा एंड डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन समझते हो ना, मैचुरेशन कोई ही बोल यस सकता है। किसका होगा? लिम्फोसाइट्स का।
बनेंगी और मैच्योर होंगी, फिर जाके फंक्शनिंग कहाँ पे दिखाएंगे? secondary lymphocyte. Second तो मतलब lymphocyte. इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी विच इज नोन एज एंटीजेनिसिटी। कहाँ पे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर कौन आता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में मेरे पास दो ऑर्गन्स आते हैं, बोन मैरो तो thymus. एंड थाइमस। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस। लिखो इसको जल्दी से। मैम माल्ट क्या है? बेटा MALT पूछ रहे हो क्या? Yes, ma'am. Yes. माल्ट होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इनर मेम्ब्रेन्स या फिर ऐसे समझ लो इनर ऑर्गन्स होता है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनकी कवरिंग को बना के रखता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट, इनकी कवरिंग, ताकि उन ऑर्गन्स के अंदर, उन ट्रैक्ट्स के अंदर कोई बाहर से एंटीजन न एंटर हो जाए। और ये हमारी बॉडी में जितने भी लिम्फोइड टिश्यूज हैं, एटलीस्ट 50% से ज्यादा तो MALT ही होता है। 50% से ज्यादा। यस जागृति? मैम पेयर्स पैचेस क्या होते हैं? सब बताऊंगी अभी, पेयर्स पैचेस क्या होता है, लिम्फोइड नोड, सब बताऊंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने? Yes मैम. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं पढ़ा है पेयर्स पैचेस? नाम तो सुना होगा। नहीं मैम नहीं मैम नहीं पढ़ा, वो कट गया था ना सिलेबस में, डाइजेशन कटा हुआ था। पढ़ा वो. हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, देखो MALT क्या है? टिश्यू है एक, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, या तीनों याद रखना है कौन कौन से ट्रैक्ट पे, तो क्वेश्चन आता है, उसकी कवरिंग को बना के रखता है। पेयर्स पैचेस सिर्फ और सिर्फ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर अप कर। पेयर्स पैचेस एक टिश्यू है, लिम्फोइड का एक टिश्यू है, मतलब लिम्फोइड टिश्यू समझ लो, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की कवरिंग को बना के रखता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया जाता है। और लिम्फ नोड क्या होता है? स्प्लीन। सब लिखवा दूंगी अभी आपको वन बाय वन करके। इतना बताओ, लिख लिया क्या? यस मैम. लिख लिया. वन बाय वन करके लिख लो। सबसे पहले हमारे पास आता है कौन? बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर कौन सा लिम्फोसाइट बनेगा? प्राइमरी. तब ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, बनेगा इसके अंदर बी लिम्फोसाइट, Lymphocyte. यस मैम. और साथ ही साथ इसके अंदर टी लिम्फोसाइट भी बनता है। अब आप बोलोगे मैम फिर इसका नाम टी क्यों रखा गया? टी का मतलब तो थाइमस है, टी का मतलब तो थाइमस है ना। यस तो मैम. यहाँ पे क्या होता है ना, ये दोनों टाइप के लिम्फोसाइट बनते बोन मैरो के अंदर है, लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये बोन मैरो में बनने के बाद थाइमस में जाके शिफ्ट हो जाता है। ये यहाँ से उठ के थाइमस में चला जाता है और थाइमस में जाके मैच्योर होता है। क्योंकि हमने देखा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर तीन चीजें होंगी, फॉर्मेशन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन। तो बनेगा बोन मैरो के अंदर, फॉर्मेशन होगा, लेकिन मैचुरेशन अपना जाके थाइमस में करेगा, इसलिए इसका नाम टी लिम्फोसाइट रख दिया गया। और बी लिम्फोसाइट बनेगा भी बोन मैरो में ही और अपना फॉर्मेशन में यहीं पे करेगा।
समझ आया ये चीज? यस मैम। अब टी लिम्फोसाइट का काम क्या है, मतलब थाइमस का, थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट जाके मैच्योर होंगे। थाइमस है क्या? थाइमस एक लोब शेप ऑर्गन होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? प्रेजेंट बीनीथ द स्टर्नम, सुना है? Yes, ma'am. यस मैम। स्टर्नम, जैसे ऐसी शेप स्टर्नम, जिससे आपकी रिब्स अटैच होती है Yes, ma'am. ना, वो स्टर्नम, उस स्टर्नम के जस्ट बीनीथ साइड में छोटा सा ऑर्गन होता है ये थाइमस। और आपने एक और चीज सुनी होगी, थाइमस इज अ ग्लैंड या Yes, ऑर्गन ma'am. भी समझ लो। जैसे जैसे आपका एज बढ़ती जाती है इसका साइज छोटा होता जाता है और Yes, ना, यस मैम। क्योंकि अब इसका साइज छोटा हो रहा है तो हम बोलते हैं कि भाई ये इम्यूनिटी हमारी वीक होती चली जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। ओल्ड एज Yes, ma'am. जाते जाते इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाती है। एंड इस क्यों होता है वो इम्यूनिटी वीक? क्योंकि थाइमस का साइज कम हो रहा है और थाइमस के अंदर ही हमारा जो टी लिम्फोसाइट है उसका मैच्योरेशन होता है। एंड थाइमस कीप ऑन, एक सेकेंड, स्टर्नम नियर द हार्ट। कभी कभी इसकी लोकेशन भी पूछ लेता है। कीप ऑन रिड्यूसिंग, मैम स्टर्नम के बाद लिखना है नियर द हार्ट। हाँ, एंड इट इज द साइट फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। फिर आता है हमारा सेकेंडरी में सबसे पहले Spleen. स्प्लीन। अब स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन एक बीन शेप ऑर्गन है, इज अ बीन शेप ऑर्गन विच कंटेन लिम्फोसाइट या फेगोसाइट्स, लिम्फोसाइट इसका लिम्फोसाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फैगो भी लिख लो, फैगोसाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके पास एरिथ्रोसाइट या आरबीसी ये प्रेजेंट होता है। स्प्लीन में आपने नाम सुना है, इट इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यस में आरबीसी का Yes, जरूर है। तो इसका मतलब इसको बोल सकते हैं इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड, यस Yes, ma'am. ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, बिकॉज आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है ना? फिर आता है लिम्फ नोड। हाँ जी, मैम ब्लड को फिल्टर तो वो करता है ना, क्या बोलते हैं? किडनी। यस मैम। हाँ, लेकिन उसके अंदर आरबीसी जो डेथ होती है ना, वो आरबीसी को निकालने का काम तो यही करता है ना। ओ इट इज नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, लिम्फ नोड एंड देन एमएलटी। लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड एक छोटा सा सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ टिश्यू। इसका कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है एमईएलटी पे आता है। एमईएलटी के फुल फॉर्म सबको पता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। Yes, ma'am. यस मैम। कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड विद द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट। और कितना परसेंट है इसका? मोर देन 50%. पूरे लिम्फोइड टिश्यू का मोर देन 50% ये रखता है अपने पास। जल्दी से, मैम यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट लिखा आपने? हाँ, यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट। हो गया मैम. और क्या था हमारे पास जो नहीं समझ आया था? पेयर्स पैचेस,
Yes, ma'am. मेरे को लेफ्ट साइड दो दिखाओगे? Tonsils. हो गया मैम। Peyer's patches and tonsillitis disease सुनी है? Tonsillitis. No, ma'am. मैम सुनिए, जिसमें मैम गले में स्वेलिंग से हो जाती है और आवाज भारी हो जाती है। आप लोगों को ना डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर पढ़ना चाहिए। लास्ट ईयर आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया है क्या ये? नो मैम मैम। डिलीटेड मैम तो इसलिए नहीं पढ़ाएगा। अवंती में भी नहीं पढ़ाया? नो No, मैम। नो मैं अवंती में पढ़ाया था। मैम हमें नहीं पढ़ाया था। मैम मैम हमने हमने नहीं नहीं पढ़ाया। पढ़ाया। पढ़ना चाहिए था, अच्छा चैप्टर है। मतलब वो एक चैप्टर जरूर कट जरूर कर दिया एनसीईआरटी ने, बट बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है वो चैप्टर। मैम उसमें रिएक्शन भी बहुत सारी हैं। नहीं है भाई, रिएक्शन ही तो नहीं, कुछ नहीं है उसके अंदर, सर नॉर्मल जनरल नॉलेज है उसमें। मैम उसमें एंजाइम वगैरह है ना, उसकी रिएक्शन होती है। मैंने खुद से पढ़ा था ना थोड़ा। रिएक्शंस क्या है भाई? प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक करना है, लिपिड्स है, लिपिड्स को हमें ब्रेक कराना है, फैट को मतलब लिपिड्स में, या फिर वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स पे ब्रेक कराता है। उस मतलब हमें पॉलीमर को मोनोमर्स में कन्वर्ट कराना पड़ता है, बस एंजाइम का नाम याद करना पड़ता है कि कौन सा एंजाइम पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर रहा है। बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग फूड को डाइजेस्ट ही तो करा रहे हैं, हमें देखना है कि हमारे फूड के कौन से कंपोनेंट का डाइजेशन किस पार्ट में होगा। हम जो स्टार्च खा रहे हैं उस स्टार्च का डाइजेशन किस पार्ट में होगा, फैट का डाइजेशन किस पार्ट में होगा, फिर उसको एब्जॉर्ब हमारा बॉडी कैसे करता है, उसका एब्जॉर्प्शन देखना पड़ता है, और डाइजेशन कैसे होता है। वो बस बहुत सिंपल सा चैप्टर है। मैम आपके पास वीडियो होगी तो मैम सेंड कर देना वो हाँ, मैं चैप्टर। वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा, देखना जरूर इस चैप्टर को। देखो टॉन्सिल्स जो होता है ना वहीं पे पढ़ाया जाता है टॉन्सिल्स, या फिर एक स्टेचियन ट्यूब भी आपने पढ़ा होगा वहां पे। इनर ईयर को कनेक्ट करता है आपके नॉस्ट्रिल से, इनर ईयर को आपके नेजोफेरिंक्स से के पार्ट से कनेक्ट करता है। अच्छा टॉन्सिल्स नॉर्मली लाइफ में तो सुना होगा ना, किसी को टॉन्सिल्स हो गया है ना, मैम वही आवाज वाले। भारी हो जाती है। हाँ, आवाज खराब हो जाती है। तो टॉन्सिल्स के अंदर होता क्या, देखो टॉन्सिल्स एक लिम्फाइड टिश्यू है, टॉन्सिलाइटिस पर बताऊंगी। टॉन्सिल एक लिम्फाइड टिश्यू है। अब लिम्फाइड टिश्यू का काम होता है डिफेंस कराने का, कहीं ना कहीं, है ना। तो ये हमारे कहाँ पे, गले की साइड में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है। अगर हमने कोई भी फूड जैसे स्वेलो किया, उस फूड के साथ कोई भी पैथोजन गया तो उस पैथोजन को किल करने का काम करेगा, एक डिफेंस लाइन सिस्टम की तरह वर्क करता है। कोई हमने जो फूड स्वेलो किया उसके साथ कोई पैथोजन गया तो टॉन्सिल से होकर निकलेगा फूड, कोई पैथोजन होगा उसको पकड़ के वहीं पे किल कर देगा। यस मैम। ठीक है। अब अगर हमारे टॉन्सिल्स के अंदर आ जाती है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन ऑन टॉन्सिल इज नोन एज टॉन्सिलाइटिस। ठीक है। यस मैम। तो ये हुआ टॉन्सिल्स, लिम्फाइड टिश्यू है, ये आपका डिफेंस सिस्टम बनाने का काम करती है, डिफेंस सिस्टम टू अटैक ऑन पैथोजन passed through food। ये हो गया। पेयर्स पैचेस ऐसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इनका काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, भाई कोई भी पैथोजन वगैरह चला गया उसको किल करने का काम करता है। दीज आर आल्सो अ लिम्फोइड टिश्यू, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को बनाता है। बस ये है, ओके मैम। लिख लो फिर जस्ट प्लीज इसको। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है MALT पे, बहुत क्वेश्चन आता है, कितना परसेंट वो रखता है अपने पास।
इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आ जाओ, नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? अब तक हमने इम्यूनिटी देखा, इम्यून सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन, कुछ भी चीज एंटर हुई उसको किल करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन ऑटो इम्यून सिस्टम के अंदर, ऑटो इम्यूनिटी के अंदर ये होता है कि कभी कभी हमारी बॉडी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक प्रॉपर्टी डिस्क्रिमिनेशन बताया था कि अगर कभी कभी हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाए। सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या था? सेल्फ नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में आइडेंटिफाई करना। यस मैम। वो अपनी अगर वो बॉडी प्रॉपर्टी, नॉन सेल्फ समझ के उन्हें डाइजेस्ट करने लगेंगी। एग्जैक्टली मतलब हमारी खुद की सेल्स को ही वो नॉन सेल्फ सेल समझ के उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देंगी, उनको किल करना शुरू कर देंगी। दिस इज नॉन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर ऑटो इम्यून डिसीज हम इनको बोल सकते हैं। डेफिनेशन लिख लो। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में अभी आया मैम, मैंने मैसेज अभी देखा था। ओके, ऑटो इम्यूनिटी ये होता है प्रियांशु, इसके अंदर क्या होता है देखो, हमने पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या था कि हमारी बॉडी के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि हमारी बॉडी की सेल कौन सी है और बाहर से आई हुई सेल कौन सी है। सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अगर वो डिफ्रेंशिएशन करने की कैपेबिलिटी लॉस हो जाए इम्यून सिस्टम की तो क्या होगा? मैम अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगेगा वो। हाँ, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। लिखो, ऑटो इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है? इम्यून सिस्टम में एट सम टाइम्स reject certain tissues of a person's body as considering them non-self। डेफिनेशन से क्लियर हुआ? यस and मैम। this breakdown of body's self recognition system is known as autoimmunity। अगर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से एमएलटी से आता है तो एक क्वेश्चन ऑटो इम्यूनिटी से जरूर आता है। टिश्यूज विच शो एंटीजन एक्टिविटी, टिश्यूज को बोलते हैं ऑटो एंटीजन, मतलब जिन सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम ने नॉन सेल्फ कंसीडर किया है उनको हम क्या बोलेंगे फिर? ऑटो एंटीजन। मैम एक बार दोबारा था तो मैम सर का कॉल आया था स्कूल से। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है जब हमारी बॉडी हमारी सेल्फ सेल्स को नॉन सेल्फ कंसीडर करना शुरू करते और उन्हीं को किल करना शुरू करेगी, उन्हीं को रिजेक्ट करना शुरू करेगी। इसी ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और जिन सेल्स को हमारी बॉडी ने नॉन सेल्फ समझना शुरू किया है उसको बोलेंगे ऑटो एंटीजन, ठीक है। और इन ऑटो एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे उनको बोलेंगे ऑटो एंटीबॉडीज। ये तो याद रख लोगे ना, ऑटो एंटीजन अगर कहीं पे आया तो इट मीन्स वो हमारी बॉडी का सेल है जिसको हमारी बॉडी ने नॉन सेल्फ कंसीडर कर लिया है, उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बना है। अब आता है हमारे पास डिसऑर्डर। लिख लिया था ना ये सब? यस मैम। पहला डिसऑर्डर जो हमें देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस?
सबसे ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा इसके अंदर क्या होता है, जॉइंट। अच्छा, आर्थराइटिस तो सुना होगा ना, आर्थराइटिस के अंदर जॉइंट पेन रहता है बहुत। रिमेटॉइड अगर उसके सामने लगा देंगे तो मतलब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपने एक चीज पढ़ा होगा कि साइनोवियल जॉइंट पढ़ा है। यस मैम। यस मैम। साइनोवियल Very. जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट के पास एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, साइनोवियम। अब इस रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर इसी साइनोवियम फ्लूइड को नॉन सेल्फ कंसीडर कर लेता है हमारा बॉडी, और इसी साइनोवियम के ऊपर अटैक करता है और इसको किल करना शुरू कर देता है। अब साइनोवियम फ्लूइड खत्म हो जाएगा तो आपकी जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगी, मैम फ्रिक्शन होने लगेगा मैम बोन्स के तो अंदर। जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाएगा। मैम वो बोन्स के अंदर फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा ना मैम। हाँ, फ्रिक्शन हो जाएगा वहां पे। उस फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए तो प्रेजेंट होता है आपका साइनोवियम। ऐसे मैम ही फ्रैक्चर का भी चांस इसी की वजह से होता है। दोबारा बोलो। मैम जो फ्रैक्चर होते हैं, नहीं नहीं भाई, फ्रैक्चर तो एक्सीडेंट फ्रैक्चर तो दूसरा कौन है? फ्रैक्चर के तो कुछ भी केसेस हो सकते हैं। इसके अंदर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मतलब मैम होता है, एज ज्यादा हो जाती है ना मैम उसमें, उस केस में। नहीं भाई उसमें फ्रैक्चर नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्चर का मतलब होता है बोन्स का ब्रेक डाउन हो जाना। इसमें जो बोन्स का मूवमेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे कि ओल्ड एज में जनरली होने लग जाता है ये। ओल्ड एज में ना लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है, उनको नी पेन्स रहते हैं बहुत ज्यादा, एक बार बैठ जाते हैं तो उठा नहीं जाता है। जिसके घर पे ओल्ड पीपल्स होंगे उनको पता होगा, होता है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड खत्म होने लग जाते हैं उनके जॉइंट्स में से, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब वो खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी ना जॉइंट्स के अंदर, नहीं होगा फिर मूवमेंट। ये होता है। तो पहली डिसीज रिमेटॉइड आर्थराइटिस, डिसीज का नाम दे देते हैं 4 ऑप्शंस में और पूछते हैं इसमें से कौन सा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है। सेकेंड डिसीज आती है हमारी एडिसन्स डिसीज, इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा। यस मैम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस मैम। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे कौन सी ग्लैंड से रिलेटेड है ये, एड्रीनल ग्लैंड से ना। क्या होता है व्हेन एड्रीनल ग्लैंड मैम डिक्रीज इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है मैम। लिटिल कॉर्टिसोल या फिर एल्डोस्टेरॉन। यस जब हमारी एड्रिनल ग्लैंड अपने अंदर से हार्मोन्स रिलीज करना बहुत कम कर दे, उस डिसीज को बोलते हैं एडिसन्स डिसीज। और ये किसकी वजह से होती है, एड्रिनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी की वजह से। ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अगर आप इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम होता है इसका वेट लॉस। लो बीपी, एब्डोमिनल पेन, एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन। ये सब डिसऑर्डर्स है एडिसन्स डिसीज में। कॉर्टिसोल का हार्मोन का, कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन का अमाउंट कम हो जाता है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी होने शुरू हो जाती है इसमें। हो गया मैम। मैम रुक जाओ। मैम हो गया। और डिसीज लिखो। मैम बोलो। मैम एडिशन इनसफिशिएंसी हो रही है तो आपने इसे ऑटोइम्यून क्यों बोला? एडिशन, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड की जो सेल्स होती है ना उनको और हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करना शुरू कर देता है। मैम ये हमारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है मैम। हाँ, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है।
और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में जनरली अगर आप बात करें, एक क्रॉनिक, सिर्फ डिसीज का नाम लिखना है यहाँ पे और इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इसके टाइप्स पे आ जाता है। तो पहला तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, और क्रॉनिक एनीमिया होता है एक, क्रॉनिक एनीमिया। एनीमिया पता है आपको क्या होता है? मैम मैम डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की डेफिशिएंसी। और क्रॉनिक का मतलब बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत टाइम के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए। वीकनेस, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस, मस्कुलर एनीमिया हो गया, मस्कुलर वीकनेस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, सोच सकते हो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में क्या होता होगा? मैम इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस करके सेल्स पे इफेक्ट हो जाता होगा मैम। मैम जो हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है वो सेल्स में डैमेज हो जाता होगा। इंसुलिन सेल्स पे इम्यूनिटी। इंसुलिन सेल्स कौन सी होती है? हम इसलेट्स ऑफ लैंगर है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर भी एक सेल्स होती है। मैम अल्फा यस मैम, अल्फा वाली। अल्फा सेल्स में अल्फा सेल्स नहीं, बीटा सेल्स होती है ना। बीटा होती है ना, अल्फा होती है? हम बीटा जानते होती हैं। है मैम, बीटा होती है, अल्फा नहीं। अल्फा तो ग्लूकागन सीक्रेट करती है। Yes, तो ma'am. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के अंदर क्या होता है ना, कि आपका इम्यून सिस्टम उन बीटा सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैम उससे डायबिटीज मलिटस हो जाएगा मैम। और अगर बीटा सेल्स को अफेक्ट करेंगे, हमारा पहले क्रॉनिक है मैम। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो डिसऑर्डर आएगा डायबिटीज का। मैम हेपेटाइटिस तुम्हारा वैसे भी क्रॉनिक है मैम, उसका आगे लिखना जरूरी है क्रॉनिक? ऐसे ही ऑप्शंस में लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आता है जनरली, इसलिए मैंने लिखवा दिया। इसकी जगह हेपेटाइटिस बी भी लिख सकते हैं ना? हाँ, हेपेटाइटिस ए बी दोनों लिख सकते हो। मैम ये चारों है जो मैम ऑटोसोमल इम्यूनिटी डिसऑर्डर से चारों है मैम। हाँ, ये चारों के चारों ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। ओके मैम। अच्छा, उसको एडिसन्स डिसीज को एक और नाम दिया जाता है। मैम ग्रेव्स उसके अंदर क्या हो रहा है? हॉर्मोन्स की कमी कम हो रही है, मतलब हॉर्मोन्स का अमाउंट कम हो रहा है ना। यस Yes, मैम। ma'am. के लिए हम इसको टर्म यूज कर सकते हैं हाइपो एड्रिनलिज्म, बोल सकते हैं ना, हाइपो एड्रिनलिज्म। यस। ऐसे भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है इसमें। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना, वो यही वाला टॉपिक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इवन मिस्टेक के चांसेस भी सबसे ज्यादा यहीं पे आता है हमारे। हो गया ना सबका? यस मैम। इसके अलावा ना, देखो एक चीज मैं आप लोगों को, बट एक सेकेंड रुकना, इसका क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे ना, आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी इन वाले क्वेश्चंस में। अब अगर हम उन डिफिकल्टी को सॉल्व करने लगते हैं तो हमारा टॉपिक बहुत डिटेल चला जाता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद से करोगे तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी फिर। इधर गया। मैम इस बार के टेस्ट का एक क्वेश्चन समझा देना मैम।
ठीक है, समझा देंगे। स्क्रीन के लिए कोई मैम स्क्रीन स्क्रीन विजिबल नहीं है? नो मैम। मैम है मैम। एक दिख अच्छा, रही है। स्क्रीन तो विजिबल है। मैं वो पीडीएफ क्वेश्चंस का पीडीएफ देख रही हूँ। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। आपने वो पिन नहीं किया होगा उसको सही से। ये करो, ज्वाइन करो। पिनिंग हटा ये दिया वाला। होगा। नेटवर्क इशू भी हो रहा है आज। अच्छा, ये आप लोगों का स्कूल्स तो बंद है अभी, देखो मंडे तक। अब जो मैंने टारगेट 1 वाला टेस्ट दिया हुआ है ना आप लोगों को, ट्राई करना उसको सैटरडे में कर लो। सैटरडे तो करिए ना। यस मैम, कर ली। लेकिन वो चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले दिया था वो वाला टारगेट आप लोगों को। यस मैम। तो सबके सब एक दिन फिक्स करके उसको पढ़ करिए ना, लो फिनिश। यस मैम। आई वांट कि आप लोग ना, जैसे आकाश का टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, जहाँ पे आकाश में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो दे रहे हैं, कि हम लोग भी ना सेम पेज पे रहें, कि जिस दिन वो टेस्ट दे रहे हैं आप लोग भी वो सेम टेस्ट दो। मैम स्क्रीन हटा दिया आपने? हाँ, भी हटाइए। देखो अभी ये कुछ पीवाईक्यूज में है इस चैप्टर। अच्छा, इस चैप्टर में से पता है कितने क्वेश्चन आते होंगे? मैम बता दो। अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है कि भाई 1 या 2 क्वेश्चन तो एंटीबॉडीज में एमएलटी पे क्वेश्चन आ जाएगा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे क्वेश्चन आ जाएगा। एक इस पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे आता है, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम लगा रही हूँ आपका। और एक क्वेश्चन वो टेस्ट पे आ रहा है, वो बैक्टीरियल डिसीज है, ये वायरल डिसीज है, कौन सी डिसीज है, इस टाइप का डिसीज आइडेंटिफाई करने पे आता है। और एक क्वेश्चन मलेरिया पे आता है। अगर क्वेश्चन हो, ये देखना 8.2 वाला टॉपिक है, इम्यूनिटी वाला हमारा। यहां से स्टार्ट करना। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ना जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज? ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है, ये पूछ रहा है। अब बच्चे क्या देखो, एनसीईआरटी ने हमारा ये सोरियासिस, अल्जाइमर डिसीज और विटिलिगो नहीं दे रखा। अब जब तक हमें इन डिसीज के बारे में नहीं पता होता तो हम नहीं कर सकते ना इस क्वेश्चन को सॉल्व। नो सही है। मैम। नो मैम। ये डिफिकल्टी आती है बच्चों को। अब इसके लिए मैं आप लोगों को सोरियोसिस क्या होता है, अल्जाइमर डिसीज क्या होता है, विटिलिगो डिसीज क्या होता है, इनको करा देती हूँ। या फिर ऐसे बता दूं, लिख लोगे खुद से? मैम करा दो। सबसे पहले सोरियोसिस जो डिसीज होता है, एक स्किन डिसऑर्डर होता है। स्किन डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो हमारी स्किन की सेल्स है ना, उन नॉर्मली जैसे वो मल्टीप्लाई करता है, जैसे नॉर्मल माइटोसिस होता है, एक सेल से 2 सेल्स बनती है, 2 से 4 बनती है, वो ना होके इसके अंदर एक सेल से 10 टाइम्स ज्यादा सेल्स बनना शुरू कर देते हैं। मतलब स्किन सेल्स का मल्टीप्लीकेशन रेट 10 टाइम्स बढ़ जाता है इसके अंदर। अब 10 टाइम्स बढ़ेगा, सेल की ओवर क्राउडिंग होगी हमारी स्किन के पास, वहां पर रेड रेड पैचेस आनी शुरू हो जाता है। यस मैम। रिमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने आपको बता दिया। अल्जाइमर डिसीज क्या होती है? अल्जाइमर डिसीज एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। ब्रेन डिसऑर्डर जिसके अंदर आपका जनरली मेमोरी लॉस देखा जाता है। धीरे धीरे आपकी जो मेमोरी है पूरी तरीके से लॉस होने लग जाती है। आपकी जो थिंकिंग पावर है, थिंकिंग स्किल्स है, वो बहुत डाउन होना शुरू हो जाती है। और विटिलिगो, ये भी एक स्किन डिसऑर्डर है। इसके अंदर जनरली क्या होता है, इसके अंदर आपका जो मेलेनिन का समझते हो ना, यस मैम। मेलेनिन स्किन पिगमेंट स्किन होता है, ये डार्क अफेक्ट हो कलर होने जाता है। लगता है मैम स्किन का। कैसा कलर? डार्क। व्हाइट कलर, मैम व्हाइट। वो व्हाइट व्हाइट पैचेस देखे हैं बहुत सारे लोगों की Yes, बॉडी ma'am. के ऊपर, Yes, ma'am. विटिलिगो, वो विटिलिगो होता है। वो क्यों मैम होता है? क्योंकि वहां पे मेलेनिन सिक्रीट होना बंद हो जाता है बिल्कुल।
और हमारी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा मेलेनिन होता है उतना ही ज्यादा स्किन का कलर डार्क होता है, यस मैम। यस मैम। डार्क होता है ना। तो विटिलिगो के अंदर व्हाइट पैचेस आता है। व्हाइट पैचेस क्यों आता है? क्योंकि स्किन के अंदर विटिलिगो सॉरी मेलेनिन सिक्रीट होना बंद हो जाता है। मैम मैं सोचती थी से उनका मतलब स्किन मतलब जल गया है मैम, इसलिए। नहीं नहीं, वो वहां पे मेलेनिन अफेक्ट हुआ है, मेलेनिन नहीं सिक्रीट हो रहा है। ओके मैम। लिखो इसको जल्दी से, फिर आगे बताती हूँ। मैम सोरियासिस स्किन डिसऑर्डर है ना, जिसमें 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है स्किन का। 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन रेट बढ़ जाता है और रेड पैचेस आने लग जाता है बॉडी पे, मतलब स्किन के उसी पार्ट। अब इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज। कौन सा ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है? मैम विटिलिगो। एल्जाइमर, एल्जाइमर ये एक न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं, न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर। जहां पे लिखोगे ना वहां पे लिख लेना 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही मैंने लास्ट बैच में क्या किया था ना, डायरेक्टली डिसीज पढ़ाना शुरू कर दिया था। बच्चे बोलते मैम ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्यों करा रहे हो, क्यों करा रहे हो? तो इसलिए आई थॉट कि पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगी कि क्यों हमें जरूरत पड़ी इन डिसीज को पढ़ने की। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको डिसीज लिखवा देती, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप सोचते हो तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पढ़ते ही नहीं आप इनको। लेकिन अब आप ध्यान दोगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है ये। अब जब भी इन डिसीज को पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये पीवाई क्यों था हमारा। 53 क्वेश्चन देख रहे हो एमएलटी वाला, कितना परसेंट लिम्फोइड? 50% रहे। मैम डी क्या बेटा? विटिलिगो में स्किन डिसऑर्डर होता है, बॉडी के अंदर व्हाइट पैचेस आने लग जाता है, मेलेनिन का जो अमाउंट होता है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है, उसमें मेलेनिन सिक्रीशन अफेक्टेड। मैम प्रोसीरियसिस में मैम वो स्किन भी वो है। सोरियोसिस भी स्किन डिसऑर्डर है, मल्टीप्लिकेशन रेट 10 टाइम्स बढ़ जाता है। उसमें मैम रेड पैचेस आते हैं ना। उसमें रेड पैचेस आता है। लिखवाऊं क्या, अगर नहीं लिखा है तो खुद से मैम लिखवा लिख दो जल्दी। मैम लिख लिया। लिख लिया ना? तो डन ये वाला क्वेश्चन। 53 वाला क्वेश्चन का 50% होगा ना आंसर। यस 50 वाला क्वेश्चन, 50 वाला क्वेश्चन देखो एक बार। Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very initial to impart. कौन सा? मैम इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए मतलब प्लेसेंटा को कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस करता है? आईजी आईजी। मैम आईजी। मैम आईजी जी मैम आईजी आईजी। अब बच्चे का स्मॉलेस्ट आईजी या आईजी एक बताओ। मैम आईजी आईजी जी मैम। मैम जी। मैम जी होता है, होता है। आईजी तो आईजी तो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और और मदर मिल्क के अंदर आईजी ए होता है। यस मैम वो अब जिसको आईजी नहीं पता होगा, आईजी इज नोन एज इम्यूनोग्लोबिन, वो कंफ्यूज हो जाएगा इस ऑप्शन में। यस मैम हाँ। इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखो एक बार। लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन परसेप्शन, perspiration, saliva and tears destroy. लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है, एंटीफंगल होता है? मैम एंटीबैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल होता है। बैक्टीरियल होता है तो क्या करेगा? इट विल किल सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को ये किल करेगा। 62 वाला क्वेश्चन पढ़ो। सी। हम सी। लॉस ऑफ एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, AMI सी है ना मैम? सही है। अब एक और क्वेश्चन था इसमें, एंटीबॉडीज उसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से था वो। लेट मी चेक कौन सा है। मैम 52 वाला क्वेश्चन बता दीजिए। 52 में क्या है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल। आपने कोई टिश्यू ग्राफ्टिंग कराया और फेल हो गया,
ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी, बिकॉज पेशेंट की बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है? Self-mediated immune response. सेल्फ मेडिएटेड इम्यून Mediated AMI, सॉरी CMI, CMI, ma'am. एंटीबॉडीज होता है। एक और डिसीज थी हमारी, पता नहीं कहाँ गई वो डिसीज, छोड़ो उसको, मैं लिखवा देती हूँ आपको। Yes, ma'am. मैम ये अल्सरेटिव आपने लिखा क्या है? अल्सरेटिव ULCERATIV, अल्सरेटिव कोलाइटिस। जब आप PYQ करोगे ना तब आपको ये वर्ड देखने के लिए मिलेगा। मैम इसमें क्या होता है? भाई बता रही हूँ ना अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इट कोज इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन एंड अल्सर्स भी बोल सकते हो इन लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी स्पेशल पार्ट होता है कॉलन, वहां पे अल्सर्स का फॉर्मेशन होना। दिस इज नॉन एज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। PYQ करोगे मिल जाएगा आपको ये। इसके अलावा और ज्यादा नहीं मिलेगा बाहर से, जितना मैंने करा दिया इतने से ही मिलेगा। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। हाँ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कसली। मैम हाँ जी, मैम टेंडेंस का मतलब बता दो। किसका? टेंडेंस। टेटनस टेटनस टिटनस। यस मैम टेंडेंस। टिटनस का टेंडन बोल रहे हो? टिटनस एक तो होता है टेंडन, टेंडन और लिगामेंट। नो मैम टेंडन नहीं, टेंडेंस। TENDONS। नो मैम TETANUS। टिटनस होता है वो। टिटनस, टिटनस वो भी डिसीज पड़ती है। हाँ टिटनस एक डिसीज होती है। अच्छा आपने सुना होगा टिटनस का इंजेक्शन क्यों लगवाया जाता है? सपोज कोई छोटा बच्चा बाहर गिर जाए, आपको कोई आयरन वाली चीज से चोट लग जाए, मैम इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी जो सॉइल होती है ना जनरली, उस सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम होता है ब्लोस्ट्यूडी टीटनी, शायद ब्लोस्ट्यूडिया क्लोस्ट्यूडी टीटनी नाम से बैक्टीरिया होता है, वो पाया जाता है।
कौन सी बैक्टीरिया? ब्लोस स्पेलिंग मेरे को एग्जैक्टली याद है, बट ब्लोस्ट्यूडियम टीटनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके अगेंस्ट इस टीटनस इंजेक्शन को लगाया जाता है। एक सेकेंड रुको, स्पेलिंग लिखने का देखता है। मैम मतलब टिटनेस एंटीबैक्टीरियल डिसीज है। क्लोस्ट्रीडियम टीटनी, हाँ ये होता है। मैम क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टीटनी बैक्टीरिया के अगेंस्ट लगाया, मतलब टीटनस एक डिसीज का नाम है, उसके अगेंस्ट लगाया जाता है इंजेक्शन। क्या क्या? मैम टिटनेस बैक्टीरियल डिसीज है। हाँ, टीटनस एक बैक्टीरियल डिसीज है। हमें सेकंड चैप्टर में आयरन से रिलेटेड जो लॉक होता है। जो बोलता है, लॉक जो डिसीज भी बोलता है। मैम ये पैसिव इम्यूनिटी का दे रखा है एग्जाम्पल। किसका? पैसिव इम्यूनिटी का। हाँ ऑब्वियसली पैसिव इम्यूनिटी का ही होगा ही, बना ही देते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज देते हैं। अब पता है ये जनरली क्या होता है ना कि दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉक जो डिसीज, मतलब लॉक जो समझते हो ना? यस मैम। जो तो Yeah. इसके अंदर सपोज आपको ये क्लोस्ट्रीडियम टीटनी का इन्फेक्शन हो गया, तो सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जंक्शन, हमारा जो होता है बोन से भी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो हमारा जो होता है, उसको अफेक्ट करता है, उसके अंदर स्पैज्म क्रिएट करता है। स्पैज्म समझते हो? स्पैज्म का मतलब होता है जकड़न। यस मैम। और ये बैक्टीरिया रहता कहाँ है? ये बैक्टीरिया डोमेस्टिक जो एनिमल्स होता है ना उनके इंटेस्टाइन में रहता है। अब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या फिर जो रोड पे इधर उधर एनिमल्स घूमते रहते हैं, इनके इंटेस्टाइन में मिलेगा ही मिलेगा बैक्टीरिया। उनका एक्सक्रीटा सॉइल मिट्टी या बाहर ऐसे ऐसे पड़ा रहता है। अब उनके एक्सक्रीटा से वो बाहर रोड में ओपन में बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाता है। आपको कोई चोट लगी बाहर, अब रोड पे छोटे बच्चे जैसे रोड पे गिर गए या आयरन वगैरह पे कहीं पे चोट लग गई, तो जनरली बोला जाता है टीटनस का इंजेक्शन लगा, क्योंकि चांसेस होता है कि क्लोस्ट्रीडियम टीटनी जो होता है सबसे जल्दी ये वाउंड के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, और विद इन 24 आवर इसका इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर 24 आवर के अंदर इंजेक्शन नहीं लगवाया तो 24 आवर के बाद इसका मल्टीप्लीकेशन रेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। डेडली माइक्रोब होता है। एग्जैक्टली। मैम कैंसर का पैथोजन क्या होता है? कैंसर का पैथोजन तो कोई भी नहीं होता कैंसर में। वो इंसुलिन की उसमें इसमें कैंसर मैम इंसुलिन की वजह से ही तो। नहीं, कैंसर इंसुलिन की वजह से नहीं होता भाई। कैंसर का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल डिवीजन चल रहा है ना, माइटोसिस प्रोसेस चल रहा है, उस माइटोसिस के अंदर कुछ ना कुछ डिसफंक्शनिंग आ जाना, उसकी वजह से कैंसर होता है। मैम कई जगह से वहाँ कुछ कैविटी बन जाती है कि सेल में, तो भी तो जाता है मैम कैंसर से। वहाँ पे कैविटी मतलब जहाँ पे कोई हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे मैम कैविटी में खाली रहती है, तो मैम फिर उसमें हो सकता है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है जनरली। देखो एक केस तो मुझे पता है, इसका सबसे पहला केस होता है ब्रेस्ट कैंसर जो होता है। ब्रेस्ट कैंसर का लिए रिस्पॉन्सिबल आप समझ सकते हो। अच्छा, जनरली आपने सुना होगा कि टोबैको और ये बाकी ये सब स्मोकिंग वगैरह करने से कैंसर होता है। यस मैम। क्योंकि इनके अंदर कैंसर कोजिंग एजेंट होता है, निकोटीन वगैरह, ये कैंसर कोजिंग एजेंट है। कैंसर कोजिंग एजेंट क्या करते हैं आपके, जनरली जो आपका नॉर्मल माइटोसिस प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर एक सीडीके होता है, सीडीके या फिर हाँ सीडीके समझो, सीडीके को अफेक्ट करता है। अब सीडीके अफेक्ट होगा तो प्रॉपरली माइटोसिस नहीं हो पाएगा। प्रॉपरली माइटोसिस नहीं होने की वजह से आपका जो सेल है, या फिर ऐसे समझ लो हमारा डीएनए के अंदर एक जीन होता है, पढ़ाऊंगी ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। दिस इज नॉन एज ट्यूमर सप्रेसर। निकोटिनेज नाम की मैम वो दवाई मंगाते हैं, लेते हैं लोग कैंसर जो खाते, कैंसर जिनको हो जाता है टोबैको खाने से। टोबैको खाने से कैंसर होता है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म में। मैम निकोटीन से मैम वो एडिक्टिव हो जाते हैं ना, इसलिए वो मैम निकोटीन हाँ, खाते हैं। निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए या निकेल हो गया, ये सब कैंसर कोजिंग एजेंट होता है। मैम लेकिन जिन्हें छोड़ना होता है स्मोकिंग वगैरह, तो वो निकोटीन की टैबलेट्स लेते ताकि एडिक्टिव बनते रहे, पर वो छूट जाते हैं। मैम निकोटिनेज हाँ। की टैबलेट लेते हैं वो। एग्जैक्टली, वो उसके जगह पे टैबलेट्स लेना शुरू कर देता है। या फिर एक मस्टर्ड गैस होती है, उसकी वजह से कैंसर बहुत ज्यादा होता है। कैंसर का जनरली जो काम होता है वो जीन से रिगार्डिंग होता है।
या फिर प्रॉपर एंजाइम आप बोल सकते हैं, बिकॉज एंजाइम्स आर ऑल्सो कोड, उनको कौन करता है, जीन ही कोड करता है। तो अगर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़े तो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, वो ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम क्या होता है, वो एक जीन है, ठीक है। और नॉर्मली क्या करता है कि हमारी सेल्स के अंदर सप्रेस करके रखता है कि भाई सेल के अंदर अनवांटेड डिवीजन ना हो, और बाय चांस ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो गया, वो ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मतलब हम सबके अंदर ऐसा माना जाता है कि हम सबके अंदर कैंसरस सेल्स हैं, लेकिन उनको सप्रेस किया हुआ है, सप्रेस करके रखा हुआ है। बाय चांस वो सप्रेसर जीन अफेक्ट हो गया, उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, तब कैंसर हो जाता है, मैम इसको क्योंकि फिर अनवांटेड डिवीजन करना शुरू कर देता है। मैम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जीन में म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन की वजह, वही ना, म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। अलग अलग रीजंस होते हैं इसके, जैसे केमिकल कार्सिनोजेंस हम पढ़ेंगे, फिजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर जैसे एक्सरेज का रेडिएशन बहुत ज्यादा ले रहे हो, यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो एक्सरेज यूवी रेज क्या करेंगे, म्यूटेशन ही कराएंगे। उस म्यूटेशन की वजह से आपका जो सेल्स है वो अनवांटेड डिवीजन करना शुरू कर देता है, तो कैंसर हो जाता है। एंड अगर हम इसका कीमोथेरेपी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कीमोथेरेपी के अंदर क्या किया जाता है ना, जनरली सेल्स का, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वाला मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही थी, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या होता है, उन कैंसर्स को ग्रो कराने के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहां पे क्या किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर की को ट्रीट करने के लिए सेल्स जो होती है, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे रहते हैं कि एस्ट्रोजन आएगा उसके ऊपर बाइंड करेगा और कैंसर सेल्स और ज्यादा ग्रो करेंगी, तो उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे कैंसर्स का जो ट्रीटमेंट होता है पहले मेडिसिन से ट्राई करता है, फिर मेडिसिन ना होती है, फिर उसके बाद सर्जरी की जाती है, या उसके बाद अलग अलग थेरेपीज कराई जाती है। सबसे पहले मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है। मेडिसिन का मतलब ये होता है कि ये पता लगाया जाता है कि इसको किस टाइप का कैंसर है, फिर ये देखा जाता है कि इस कैंसर को कौन ग्रो करा रहे हैं, रिसेप्टर्स कौन से हैं उसके, उन रिसेप्टर्स पे आके कोई सब्सटेंस बाइंड करता है, ग्रो करता है, उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करा दिया जाता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यस मैम। एंजाइम से सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, लेकिन एक इनहिबिटर आ जाता है, उस इनहिबिटर, वो इनहिबिटर बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसे दिखता है, तो सबस्ट्रेट ना बाइंड करके इनहिबिटर बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा एंजाइम ब्लॉक हो जाता है। ये तो था ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सबस्ट्रेट और उसके बीच में कंपटीशन होता है। सेम यहाँ पे होता है कि एस्ट्रोजन आ रहा है, एस्ट्रोजन बाइंड करेगा, हम एस्ट्रोजन के सिमिलरली ही एक इनहिबिटर दे देंगे, मेडिसिन जो देंगे उस मेडिसिन के अंदर इनहिबिटर होंगे, वो जाके उन रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाएगा। अब एस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगी, अब उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, वहीं की वहीं कैंसर सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। ऐसे होता है। एंड सपोज जो कैंसर अभी सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ही है, अभी बाकी ऑर्गन्स के नहीं अंदर नहीं फैला है, तो उसको रेडिएशन के थ्रू भी ट्रीट किया जा सकता है। डायरेक्टली उसी ऑर्गन के अंदर रेडिएशन डालते हैं, उन्हीं सेल्स को किल करा देता है वहां से बाकी सेल्स में। तो स्टेजेस होती है ना कि अगर फर्स्ट स्टेज में है तब कैंसर ट्रीट हो सकता है, सेकंड में है तब भी ट्रीट हो सकता है, लास्ट स्टेज में बोलते हैं कैंसर ट्रीट नहीं हो सकता। यस मैम। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स में फैल जाता है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। चलो अब थोड़ा सा डिसीज के बारे में पढ़ ले। यस मैम। क्या होते हैं डिसीज। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई डिसीज जो होती है जनरली दो टाइप की होती है, एक होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, एक होते हैं नॉट कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होती है? मैम जो स्प्रेड हो सकती है। जो फैल सकती है। हेल्थ की डेफिनेशन तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दी थी, उसके ऊपर भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है। फिर आता है कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेट हो सकती हैं, जो कम्युनिकेट मतलब वार्तालाप, है ना। तो कम्युनिकेबल डिसीज आर दोज डिसीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन। यस मैम। मैम जैसे कोविड-19। पर्सन टू पर्सन। और नॉन कम्युनिकेबल, नॉन स्प्रेडेबल। स्प्रेडेबल। ये हो गई।
और एक और भी हम देख सकते हैं, डिसीज और भी 2 टाइप की हो सकती है, जैसे कि congenital disease and acquired disease. congenital disease कौन सी डिसीज हो सकती है? जो आपको बाय बर्थ होंगी। और यस बाय मैम। बर्थ हमेशा कौन सी डिसीज हो सकती है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है सिर्फ। yes, और एक्वायर्ड नंबर के बाद आफ्टर बर्थ होती हैं। और एक्वायर्ड के अंदर ये केसेस आता है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के, जो स्प्रेड हो सकती है। अच्छा, कम्युनिकेबल के क्या क्या केसेस हो सकता है? मतलब किस एग्जाम्पल किस में मैम नॉर्मली टचिंग वगैरह, स्नीजिंग वगैरह, कफिंग। सर ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से जैसे कोई इंजेक्शन ले रहा हो उसके बाद दोबारा वही इंजेक्शन लगा दिया। ये भी हो सकता है। और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू हो सकता है ना? हैंड शेकिंग से हो सकता है। अलग अलग केसेस हो मैम सकता है। फूड अब इसके कम्युनिकेबल डिसीज के अलग अलग टाइप की डिसीज होंगी। कुछ डिसीज ऐसी होती है जो वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है, कुछ डिसीज ऐसी होती है जो बैक्टीरिया के थ्रू है। वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, प्रोटोजोन्स डिसीज, फंगल डिसीज, हेल्विन डिसीज, और अलग अलग टाइप की डिसीज होंगी। उन डिसीज के केसेस भी अलग अलग है। जहां पे भी हम लोग बात करेंगे वायरल डिसीज, तो वायरल डिसीज में आप लोगों को एक चीज समझनी है कि वहां पे इंटरफेरेंस होंगे। वायरस को कभी भी किल नहीं कर सकते, सिर्फ हम आसपास की सेल्स को रोक सकते हैं। हम वो अपना एंटीवायरस सिंथेसिस कर लेंगे। हाँ एग्जैक्टली एक चीज आती है इंक्यूबेशन पीरियड, एक होता है इन्फेक्टिव डोज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। इन्फेक्शन हुआ और पहला सिम्टम कब आया, उसके बीच के टाइम पीरियड को बोलेंगे हम इंक्यूबेशन पीरियड। और इन्फेक्टिव डोज, number of organism needed to cause a disease। अच्छा एक चीज सोचिए आपने कभी, वायरस अकेला रहता होगा या ग्रुप में रहता होगा? मैम ग्रुप में रहता होगा अकेला फिर। में किसी इंडिविजुअल को अगर जैसे कोविड वाला पीरियड था, कोविड हो रहा था, तो क्या एक साथ बॉडी के अंदर बहुत, मतलब आपने एक चीज सुनी होगी कि एक इंसान है जिसको कोविड हुआ और वो 14 दिन के अंदर ठीक भी हो जाता, इवन पहले डिसीज लिया, मेडिसिन लिया, ठीक हो गया। बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे जिसके अंदर लोग को बहुत ज्यादा ही डिसीज, बहुत ज्यादा सिम्टम्स आते थे, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता था, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। कुछ लोग घर में रह के भी सही हो जाते थे। तो कुछ ना कुछ पहला रोल तो वहां पे इनकी इम्यूनिटी का होगा कि भाई Yes, ma'am. इम्यूनिटी अच्छी है Ma'am. जिसकी तो जल्दी ठीक हो रहा है। कुछ अब किसी की इम्यूनिटी भी अच्छी है, उसको फिर भी इतने ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर भी उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा, क्या वहां पे भी नंबर ऑफ वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, वो कुछ वेरी कर रहा होगा? यस मैम कर रहा होगा ना मैम, ज्यादा कर रहा लगा है। डिसीज हो रहा है। मैम जिसको मैम जल्दी ठीक हो रहा था उसमें कम वायरस एंटर कर रहे होंगे। उसी को बोलता है इन्फेक्टिव डोज। इन्फेक्शन कोज करने के लिए कितनी डोज उसकी बॉडी के अंदर गई है। और वायरुलेंस, वायरुलेंस वो इफेक्ट दिखा सकता है, हम कितना वो कोज कर सकता है damage। एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू प्रोड्यूस सिम्टम। सिम्टम प्रोड्यूस करने की एबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी ये? मैम इन्फेक्टिव डोज है। हम जो भी इंजेक्ट करने वाला पैथोजन होगा हम उसको जेनेटिक मटेरियल पे। सबसे पहले बॉडी के अंदर एंटर करेगी ऑर्गेनिज्म की, है ना? यस मैम। सिम्टम देखो, पैथोजन एंटर हुआ,
सिम्टम कब प्रोड्यूस करेगा? सबसे पहले बॉडी के अंदर एंटर होगा, उसके टिश्यूज के साथ जाएगा, उसके टिश्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेगा, उसके टिश्यूज के अंदर जाके ग्रो करेगा। फिर ग्रो करने के बाद वो अपना पैथोजन, अपना टॉक्सिन रिलीज करेगा वहां पे, और ऑर्गेनिज्म की कुछ ना कुछ किसी ना किसी टाइप की सेल्स को डैमेज कर रहा होगा। तो दो प्रोसेस यहाँ पे दिखाते हैं, बॉडी के अंदर एंटर हुआ, टिश्यूज को अंदर जाके ग्रो किया, इन्वेसिवनेस एंड टॉक्सिजेनिसिटी। इन्वेसिवनेस बॉडी के अंदर इन्वेड कर रहा है, एंटर हो रहा है, ग्रो कर रहा है। टॉक्सिजेनिसिटी का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है और बॉडी को डैमेज करा रहा है, तभी तो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। ऐसी थोड़ा ना बॉडी के अंदर एंटर हो गया और पैथोजन कुछ कर ही नहीं रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तब ना तो सिम्टम आएंगे, ना ही कोई डिसीज होगी, कुछ नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ आपको एकदम डिसीज हो जाएगी। जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाके कुछ डैमेज करता है तब सिम्टम्स प्रोड्यूस हो। ऐसे तो हम लोग पता नहीं इतने इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के पैथोजन्स होते हैं। एक साथ बहुत सारे पैथोजन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते होंगे। Yes, ma'am. ये चीज अब वो जाके अगर हमारी बॉडी को हार्म करेंगे तभी हमारी बॉडी को कुछ होगा, नहीं तो हम लोग डेली बीमार रहते अगर हमारा इम्यून सिस्टम ना होता तो। और पैथोजन के अंदर ये टॉक्सिजेनिसिटी और इन्वेसिवनेस वाली प्रॉपर्टी ये नाश हो करके तभी डिसीज कोज करना नहीं करते, तो सिर्फ बॉडी के अंदर एंटर होते ही हम लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आया समझ में? इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्टिव डोज एंड वायरुलेंस। Yes, ma'am. लिख लिया यहाँ तक सबने? Yes, ma'am. चलो फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल भी क्लास मॉर्निंग में रख लें? Yes, ma'am. मॉर्निंग में किस टाइम? कल रिवीजन करवाओगे या फिर यही टॉपिक? रिवीजन तो देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आना है, वो तो काफी बार पढ़ा दिया है, मैं खुद ही बोर हो गया। बोलो मैम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते हैं मैम यही चैप्टर करा दें। और सुबह क्लास रखेंगे हम 10 बजे। Yes, ओके मैम। 10 बजे रख लेना, सबके सब आ जाओगे। वैसे भी देखो आज भी कम बच्चे आए हैं। यस सर। yes मैम आ बाद में जाएंगे। मैसेज डाल दो मैम, बाद में फिर देखते हैं ना, बच्चे भी डाल दो। अभी भूल जाएंगे फिर। हाँ बट मैं डाल दूंगी, आज ही मैसेज डाल दूंगी, आज ही 3-4 बजे तक। इवन मैं तो आप लोगों की क्लास रात में ही लेने वाली थी, आप लोगों ने बोला सुबह में रख लो मैम, तो इसलिए मैंने सुबह में रख लिया। मैम 10 बजे के बाद नहीं रख सकते क्लास?